नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भविष्य में स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज किस तरह से होगा। फ्यूचर में ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स का इलाज सफलतापूर्वक किया जा पाएगा और जिस पर बहुत सा शोध अभी कुछ हाल ही के वर्षों में शुरू हो चुका है। ऐसे टेक्निक, ऐसे तरीके या ऐसी मशीनें, ऐसी दवाइयाँ जिनमें बहुत सारा प्रॉमिस देखा जा रहा है और उम्मीद है कि अगर ये इलाज विकसित हो गए, इन पर रिसर्च सफल हुआ, तो फ्यूचर में पेशेंट्स के अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट इन दवाओं या इन डिवाइसेस या इन टेक्निक से किया जा पाएगा। तो इसी बारे में ब्रीफ में थोड़ा इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर, एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिसेबलिंग मेंटल इलनेस है। लाखों लोग दुनिया भर में इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी में एक पर्सन के थिंकिंग में, परसेप्शन में, इमोशंस में और बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और बहुत डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट। वैसे तो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ काफ़ी अच्छा इलाज स्किज़ोफ्रेनिया का कर देती हैं, काफ़ी अच्छा रिलीफ पेशेंट्स को सिम्टम्स में मिल जाता है और कई दशकों से ये इलाज पेशेंट्स को दिया जा रहा है। पर फिर भी पूरी तरह से पेशेंट्स इन दवाओं की मदद से ठीक नहीं हो पाते और स्किज़ोफ्रेनिया का फिलहाल कोई भी क्योर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को नहीं पता है। बहुत से पेशेंट्स में थोड़ा बहुत ही रिलीफ आ पाता है और इन दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और साथ ही पेशेंट्स जो हैं वो इन दवाओं को लेना छोड़ भी देते हैं। पर हाल ही में बहुत सारा रिसर्च जो कि न्यूरोसाइंस, फार्माकोलॉजी और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में हुआ है, जिससे कि बहुत सारे नए आयाम खुलते जा रहे हैं। नए तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज को खोजा जा रहा है, जिसके कि बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं। ऐसे ही कुछ इलाजों के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि पेशेंट्स में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाया जा पाएगा। पहले बात करेंगे दवाइयों के बारे में। अच्छी दवाइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया की न्यूरोबायोलॉजी को समझा जाए, मतलब ब्रेन के अंदर पेशेंट्स के क्या चल रहा है इसको समझा जाए, ये ज़रूरी है जानना। पिछले कई दशकों से जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विचार है वैज्ञानिकों में, वो ये है कि ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। उसके लेवल में आने वाला इम्बैलेंस, असंतुलन स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स कॉज करता है। और ये जो डोपामीन हाइपोथेसिस है, इसके आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रेन के अंदर कुछ मीज़ोलिम्बिक पाथवे होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ये पैदा होता है डोपामीन, तो वहीं मीज़ोकॉर्टिकल सर्किट में इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आते हैं। वैसे तो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ मेनली डोपामीन के रिसेप्टर्स को ही टारगेट करती हैं, पर बहुत सारी नई दवाइयाँ आ रही हैं जो कि दिमाग के अंदर अलग अलग हिस्सों पर डोपामीन के लेवल्स को मॉड्यूलेट करेंगी, चेंज करेंगी, जिससे कि डोपामिन के लेवल में ही बदलाव लाकर पेशेंट्स के कई दूसरे सिम्टम्स को ठीक किया जा पाएगा। तो जो इलाज ऑलरेडी अवेलेबल है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि डोपामिन को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसी दवाइयाँ बन रही हैं जो कि एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं, जिन्हें कि थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ कहा जा रहा है। ये दवाइयाँ ना ही केवल ज़्यादा अच्छा असर लाएंगी पेशेंट्स में, साथ ही इनसे साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होंगे और ये बॉडी के द्वारा इजीली टॉलरेट कर ली जाएगी, क्योंकि इन दवाओं के जो टारगेट एरियाज़ हैं, जिन डोपामीन रिसेप्टर्स को ये टारगेट करेंगी, वो बहुत ही स्पेसिफिक होंगे जो कि कुछ सिम्टम्स को ही केवल प्रभावित करते हैं। जैसे डोपामिन D3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कुछ ऐसी दवाइयाँ होंगी जो कि केवल D3 रिसेप्टर्स को ही टारगेट करेंगी, जिससे कि नेगेटिव सिम्टम्स को कम किया जा सकता है और साथ ही कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को भी दूर भगाया जा सकता है। और इन दवाओं के कोई एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। फिर इसी के साथ एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे कि कहते हैं ग्लूटामेट। इस पर भी इस समय बहुत सारा रिसर्च हो रहा है और अभी फिलहाल ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो कि ग्लूटामेट के लेवल्स को चेंज करे और जिसे अप्रूवल मिला हो। बहुत सारा एविडेंस बताता है कि ब्रेन के अंदर कुछ ग्लूटामेटर्जिक, जो कि ग्लूटामेट से रिलेटेड न्यूरॉन्स हैं, कुछ ऐसे ग्लूटामेटर्जिक न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिन पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें NMDA रिसेप्टर कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है N मिथाइल डी एस्पार्टेट। इन रिसेप्टर्स पर टारगेट करने वाली दवाइयाँ स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को कम कर सकती हैं। ये रिसेप्टर्स ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर के लिए सेंसिटिव होते हैं और उसके साथ बाइंड करते हैं। जो दवाइयाँ ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं, जैसे कि ग्लाइसिन,
उनकी मदद से पेशेंट्स में होने वाले कॉग्निटिव डेफिसिट्स या जिसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं, जैसे कि मेमोरी या टेंशन, कंसंट्रेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स, लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स, और साथ ही नेगेटिव सिम्टम्स जो कि इस बीमारी में बहुत आम होते हैं, इनको कम किया जा सकता है इन दवाओं की मदद से। ब्रेन के अंदर ग्लूटामेट के लेवल्स को बदलने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, उनमें एनएमडीए रिसेप्टर्स के अलावा कुछ एएमपीए रिसेप्टर्स भी होते हैं। इनको टारगेट करने वाली दवाइयां भी डेवलप हो रही हैं, जो कि आज दी जाने वाली एंटीसाइकोटिक दवाओं के अलावा दी जाएंगी, एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे दी जाएंगी, और इससे उन सिम्टम्स को टारगेट किया जा पाएगा जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जिन पर एंटीसाइकोटिक दवाइयां जो अभी दी जाती हैं वो काम नहीं करती, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन की एंटीसाइकोटिक दवाइयां हैं। डोपामीन और ग्लूटामेट के अलावा कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स पर टारगेट करने वाली दवाइयां भी बन रही हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, गाबा और एसिटाइलकोलिन। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो सिस्टम है ब्रेन के अंदर, जो न्यूरॉन्स हैं जहां पर इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, वहां पर ऐसा देखा गया है कि ये वाले एरियाज भी सिम्टम्स को बढ़ाने में या सिम्टम्स को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट करने के लिए दवाइयां बनानी भी ज़रूरी है। ऐसी दवाइयां जो कि कई सारे रिसेप्टर्स पर टारगेट कर पाएं या जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर ही टारगेट कर पाएं, इन पर रिसर्च होती जा रही है, जिससे कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में भारी कमी आ सकती है। खासकर कि पेशेंट्स के फंक्शनल आउटकम्स को बेटर किया जा सकता है, मतलब पेशेंट की डे टू डे फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में ये जो मल्टी रिसेप्टर वाली जो दवाइयां हैं, जो कई सारे रिसेप्टर्स पर टारगेट करेंगी, ऐसी दवाइयां ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स लाएंगी, क्योंकि ये केवल डोपामीन के रिसेप्टर्स नहीं, ग्लूटामेट, गाबा, कई सारे रिसेप्टर्स पर टारगेट करेंगी। तो एक साथ कई सारे रिसेप्टर्स पर टारगेट करके ये दवाइयां बहुत अच्छा रिलीफ पेशेंट्स के अंदर ला सकती हैं। तीसरी टाइप की दवाइयां हैं जो कि ब्रेन के अंदर न्यूरो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को टारगेट करेंगी। करीब करीब सभी साइकेट्रिक बीमारियों में और खासकर कि स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा देखा जा रहा है कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन पाई जाती है, जो कि एक तरह का इम्यून रिएक्शन होता है। मतलब बॉडी और ब्रेन में आने वाला स्ट्रेस ब्रेन के अंदर सेल्स को डैमेज करता है और इस वजह से ब्रेन के अंदर न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में इस न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ दवाइयां बन रही हैं। इन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स कहेंगे, साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ दूसरे इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपीज, मतलब ऐसी दवाइयां जो बॉडी के अंदर इम्यून रिएक्शंस को मैनेज करें। कुछ इस तरह की दवाइयां बन रही हैं जो कि ब्रेन के अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स लाती हैं, मतलब ब्रेन को डैमेज होने से भी रोकती हैं और ब्रेन के अंदर नए सेल्स को ग्रो करने में भी मदद देती हैं। साथ ही इससे बीमारी बढ़ने से भी रुकती है और पेशेंट के अंदर जो कमियां आ चुकी हैं उनको भी दूर करने का काम करेंगी ये दवाएं, जिन पर इस समय बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये इलाज सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे सकता है। सेकेंड कैटेगरी जो दवाइयों की आती है, इन दवाइयों के अलावा जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट कर रही हैं, वो होती हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोचेस। मतलब ऐसी अप्रोचेस जिससे कि पेशेंट के हिसाब से इलाज दिया जाए, ना कि बीमारी के हिसाब से। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होगा, मतलब कि हर दवा हर पेशेंट पर बराबर काम नहीं करती। एक ही बीमारी के लिए दी जाने वाली एक जैसी दवाएं हर पेशेंट पर अलग असर लाती है, क्योंकि हर पेशेंट के शरीर और दिमाग की बनावट अलग अलग होती है। तो वैज्ञानिक केवल इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है सिर्फ कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट करने वाली दवाइयां बने, वो इस चीज में भी इंटरेस्टेड है कि कुछ दवाइयां पेशेंट्स पर बॉडी के अंदर अलग अलग रास्तों से जब जाती हैं तो उनका असर कम हो जाता है, जबकि कुछ पेशेंट्स में उनका असर बराबर रूप से देखने में आता है। तो शरीर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसे एंजाइम है या कुछ और दूसरे मैकेनिज्म चल रहे हैं जिस वजह से कुछ दवाइयां उन पर असर नहीं कर पाती, बावजूद इसके कि ये जो दवाइयां हैं ये इन बीमारी के लिए बहुत लाभकारी साबित होती हैं। तो क्या ऐसा रीजन है, ये देखने में वैज्ञानिक इंटरेस्टेड है। इसी को टारगेट करते हुए एक अप्रोच होती है जो कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में आती है, जिसे कहा जाता है फार्माकोजेनोमिक्स। इस तरह की अप्रोच में ऐसा माना जाता है कि बॉडी के अंदर जो दवा होती है उसे मेटाबोलाइज होने में जो एंजाइम्स की जरूरत होती है, कुछ पेशेंट्स में वो एंजाइम्स नहीं बनते या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। कुछ ऐसे जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से पेशेंट्स के जीन्स में कुछ ऐसी वेरिएशंस होती हैं जिस वजह से कुछ एंजाइम्स बनते ही नहीं, जिसकी वजह से दवाइयां जो हैं वो पेशेंट्स पर असर नहीं ला पाती। तो कौन से एंजाइम्स पेशेंट के शरीर में मौजूद हैं, अगर ये पता लगा लिया जाए तो उस हिसाब से पेशेंट्स को दवाइयां दी जा सकती हैं, जिससे कि पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर असर आएगा। तो ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स के अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स में भी जेनेटिक वेरिएशंस मिलती हैं।
जिसकी वजह से पेशेंट्स पर दवाइयों का अच्छा असर नहीं आ पाता। तो शरीर में जहां भी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से पेशेंट्स के अंदर दवाओं का रिस्पॉन्स बदल जाता है, भले ही उसके अंदर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो या रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो, इस चीज को स्टडी करने का काम फार्माकोजेनोमिक्स में किया जाता है ताकि सही तरह से वो दवाई दी जा सके जो कि पेशेंट्स के जीन्स के हिसाब से पेशेंट में अच्छा असर ला पाए। इस तरह की एंटीसाइकोटिक दवाइयां बनाने पर भी वैज्ञानिकों का बहुत जोर है। हालांकि इस तरह की जो अप्रोच है उसमें कुछ इस तरह से डॉक्टर्स काम करते हैं कि वो पेशेंट के जीन्स के हिसाब से पता कर लेते हैं कि कौन सी दवा पेशेंट पर ज़्यादा असर लाएगी। तो जो भी अवेलेबल दवाइयां हैं, जो भी इस टाइम दी जाने वाली फर्स्ट या सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दवाइयां हैं, उनमें से सही दवाइयों का चुनाव करके डॉक्टर जो है वो पेशेंट में ज़्यादा अच्छा असर ला सकता है। इस तरह से भी फार्माकोजेनोमिक टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। मतलब पेशेंट के अंदर कौन से जीन्स मौजूद हैं, कौन सी दवा का कैसा असर पड़ेगा, इसके लिए फार्माकोजेनेटिक टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग से पता चल सकता है कि कौन सी दवा पेशेंट को दी जाए, कितने डोज में दी जाए, किस तरह से उसका असर आएगा और किस तरह के साइड इफेक्ट्स पेशेंट दिखाएगा। इसे कहा जाता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोच। ये स्किज़ोफ्रेनिया के मैनेजमेंट में कुछ हद तक तो अभी इस्तेमाल में आ ही रही है। आने वाले टाइम में इस तरह की अप्रोच और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। फिर इसी के साथ एक दूसरी अप्रोच होती है जिसमें कि बायोमार्कर्स को टारगेट किया जाता है। बायोमार्कर शरीर और दिमाग में मिलने वाले कुछ ऐसे केमिकल या कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि पेशेंट के बड़े स्पेसिफिक होते हैं। मतलब वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के बायोमार्कर पाए जाएंगे। ये जो बायोमार्कर होते हैं ये पेशेंट की जेनेटिक टेस्टिंग के बेसिस पे, न्यूरो इमेजिंग मतलब ब्रेन स्कैन्स की मदद से, न्यूरोफिजियोलॉजिकल मतलब ब्रेन के अंदर के केमिकल्स की और उनके प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग से, और साथ ही बॉडी के बाकी के हिस्सों में टेस्ट करके कुछ ऐसे बायोमार्कर्स आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं जिसके बेसिस पर पेशेंट को इलाज दिया जाता है। पेशेंट पर कौन सी दवा असर लाएगी, किस तरह से पेशेंट की बीमारी बढ़ेगी या उसको कम किया जा सकता है, इस दिशा में बायोमार्कर्स की नॉलेज वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन और नॉलेज देगी। और बायोमार्कर्स की समझ जो है वो डॉक्टरों को यह भी समझने में मदद देगी कि स्किज़ोफ्रेनिया के कौन से ऐसे सब टाइप्स होते हैं जो कि पेशेंट की बनावट के आधार पर देखे जा सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में पेशेंट्स जो हैं वो अलग अलग तरह के सिम्टम दिखाते हैं। किसी पेशेंट में डिल्यूजन हेलुसिनेशन होती है तो किसी पेशेंट में डिल्यूजन्स और सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के पेशेंट्स अलग अलग तरह के सिम्टम दिखाते हैं। सभी पेशेंट एक जैसे सिम्टम नहीं दिखाते क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर अलग अलग तरह के पेशेंट का अपना एक अलग टाइप होता है, या कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिसके बारे में अभी वैज्ञानिक नहीं जानते, उनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पेशेंट्स के सब टाइप को पहचान कर पेशेंट्स का इलाज किया जा सके। और इसको जानने में बायोमार्कर्स की नॉलेज ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अब तक जो सब टाइप्स जाने जाते थे वो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से जाने जाते थे, जो कि डॉक्टर अक्सर अपनी प्रैक्टिस में जिस तरह से डायग्नोस करते थे। हालांकि अभी जो फिलहाल जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है जो कि 2013 में पब्लिश हुआ था, DSM-5, उसमें ये सारे सब टाइप्स हटा दिए गए हैं। पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब DSM-6 आएगी तो शायद बायोमार्कर्स के बेसिस पर वैज्ञानिक जो है वो कुछ दूसरे सब टाइप्स पहचान पाएं और उन सब टाइप्स के बेसिस पर इलाज जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा असरदार साबित होगा। इन बायोमार्कर्स की मदद से बहुत पहले, मतलब बीमारी के आने से पहले भी स्किज़ोफ्रेनिया के आने का अंदेशा अच्छे से लगाया जा सकता है। बीमारी जो है वो कितनी वर्स होगी इस बारे में भी अंदेशा लगाया जा सकता है, और साथ ही क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स दिए जा सकते हैं पेशेंट को, इस बारे में भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी अगर बायोमार्कर्स की पूरी समझ डॉक्टरों के पास होगी। फिर नेक्स्ट टाइप की कैटेगरी आती है इलाजों की, वो होते हैं साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स को दूर करने में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और कई सारे यूरोप के डॉक्टर्स हैं जो कि यह देखने में लगे हैं कि किस तरह से पेशेंट्स को बिना दवा के या बहुत लो डोज पर भी साइकोथेरेपी की मदद से अच्छे तरह से ठीक किया जा सके और उनके इलाज को इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत से पेशेंट्स दवाइयाँ नहीं लेते, दवाइयाँ छोड़ देते हैं। वो ऐसा नहीं मानते कि उनको कोई बीमारी है या फिर उनको अब दवा लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ समय तक उन्होंने दवा ली हो और फिर वो कहें कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है इन दवाओं की, तो ऐसे में वो दवा छोड़ देते हैं। तो इन पेशेंट्स को फिर साइकोथेरेपी से ट्रीट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक ऐसा इलाज है जो कि पेशेंट्स के बिलीव्स, थॉट्स और बिहेवियर्स को बदलने पर जोर देता है, और इस समय बहुत सारे ऐसे थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं, बनाई जा रही हैं
जो कि आने वाले टाइम में पेशेंट्स के सिम्टम्स को दूर करने में मदद देगी और केवल साइकोलॉजिकल तरीके से। वैसे तो आज भी सीबीटी दी जाती है साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में, पर बहुत सारा रिफाइनमेंट किया जाना बाकी है जिससे कि बेहतर से बेहतर ढंग से सीबीटी दी जा सकेगी। फिर इसी कैटेगरी में दूसरा इलाज आता है कॉग्निटिव रेमेडिएशन और कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन का। बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं पेशेंट्स में जिसकी वजह से पेशेंट्स अपनी डे टू डे लाइफ में सही से फंक्शन नहीं कर पाते, और ये कुछ ऐसे कॉग्निटिव डेफिसिट होते हैं या जिसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। कुछ ऐसे कॉग्निटिव प्रोसेस में कमी आ जाती है जिन पर दवाइयाँ भी असर नहीं करती। तो भले ही पेशेंट के डिल्यूजन हेलुसिनेशन कम हो जाएं, पर फिर भी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो पाती। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए कॉग्निटिव रेमेडिएशन दी जाती है, जिससे कि पेशेंट की कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग प्रोसेसेस में तेजी आ सके और पेशेंट की जो फंक्शनिंग है डे टू डे लाइफ में वो इंप्रूव की जा सके। तो इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि पेशेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और इन पर बहुत सारा रिसर्च भी हो रहा है। इनफैक्ट कॉग्निटिव रेमेडिएशन की जो टेक्निक्स हैं उसके लिए होम एक्सरसाइजेज भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। पेशेंट्स इनको करना पसंद भी करते हैं, कॉम्प्लायंस रेट भी उनका अच्छा होता है, मतलब वो लंबे समय तक इलाज लेते रहते हैं। और ना ही केवल कागज़ और पेन की मदद से, जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स की मदद से भी ये इलाज दिया जा सकता है। इससे पेशेंट्स की अटेंशन, मेमोरी, उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और उनकी सोशल स्किल्स में इंप्रूवमेंट देखी जाती है। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल इलाज जो हैं, ये दवाओं के साथ दिए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर पेशेंट के अंदर अच्छी रिकवरी लानी हो तो उसके लिए दवाओं के साथ कॉग्निटिव रेमेडिएशन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को दिया जाना ज़रूरी समझा जाता है। और इस पर बहुत सारा अभी शोध हो रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉग्निटिव रेमेडिएशन पेशेंट्स को दी जा सके, सही तरह से उनके टास्क डिज़ाइन कैसे करने हैं, किस तरह के पेशेंट्स कॉग्निटिव रेमेडिएशन लेंगे, किस तरह के नहीं लेंगे, किस तरह के फंक्शंस पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और कितना लंबा इंप्रूवमेंट आएगा, कितने देर तक बना रहेगा इंप्रूवमेंट। इस तरह का शोध इन पेशेंट्स पर हो रहा है। फिर इसी के साथ जो और इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस हैं जैसे कि सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग और साथ ही फैमिली साइको एजुकेशन, इस तरह के इलाजों पर भी रिसर्च होता रहता है कि कैसे अलग अलग टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, उनकी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कराया जा सके और साथ ही फैमिली के अंदर एनवायरनमेंट को कैसे चेंज किया जा सके ताकि पेशेंट्स के सिम्टम्स में बड़ा रिलीफ आ जाए और वो रिलीफ बना भी रहे। पेशेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज सिखाना, पेशेंट को अच्छी कोपिंग स्किल्स सिखाना, पेशेंट की कम्युनिकेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करना, ये सारा टारगेट होता है इन फैमिली और एजुकेशनल ट्रीटमेंट्स में। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इनमें फोकस किया जाता है कि कैसे पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स और उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए अवेयर हों, उसके लिए एजुकेटेड हों और इनको कैसे खुद हैंडल किया जा सकता है इस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बने, एम्पावर्ड हों और खुद अपने अंदर बदलाव लाने के लिए मोटिवेटेड हों। इसी के साथ कुछ डिवाइसेस हैं जिन पर रिसर्च हो रहा है और ये डिवाइसेस की मदद से भी पेशेंट्स के सिम्टम्स में रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी थेरेपी या वीआर थेरेपी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि एक ऐसा ग्लास, एक ऐसा डिवाइस अपने आंखों पे लगा लेना, एक चश्मे की तरह लगा लेना, जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, जो कि एक 3D एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करता है और पेशेंट को ऐसा लगता है एक 3D एनवायरनमेंट में जैसे कि वो सच में उस एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया है। ये बहुत ही इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। पेशेंट के रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग सिचुएशंस और लोगों के मूवमेंट्स और उनकी एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती हैं। बहुत ही फीडबैक बेस्ड अप्रोच इसमें लगाई जाती है। जैसा पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। तो पेशेंट के बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि पैरानॉइड डिल्यूजन्स और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस को कम करने में वीआर थेरेपी का यूज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है और कई डॉक्टर्स तो इस इलाज को आज यूज़ करते भी हैं। पर फिर भी अभी पूरी दुनिया में इस इलाज को इतना पॉपुलर नहीं किया जा सका है क्योंकि ये इलाज महंगा भी होता है और अलग अलग देशों और अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से इलाज को मॉडिफाई करना पड़ता है। इस इलाज की मदद से पेशेंट्स को एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है, उनको सोशल स्किल्स उनकी इंप्रूव की जा सकती है और साथ ही उनको कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन में भी मदद मिलती है। वर्चुअल रियलिटी में कुछ ऐसे साइम्युलेशंस, नकली के कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं जो कि रियल लाइफ सिचुएशंस की ही तरह होते हैं, पर क्योंकि पेशेंट रियल लाइफ सिचुएशंस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, इसलिए वर्चुअल एनवायरनमेंट में, 3D एनवायरनमेंट में उनको बदल पाना, उनके माइंड में चेंज ला पाना काफ़ी आसान हो जाता है। इससे पेशेंट्स जल्दी इंप्रूव हो पाते हैं, उनकी कोपिंग स्किल्स इंप्रूव हो पाती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से अपने लाइफ में अडेप्ट कर पाते हैं क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये पेशेंट्स को बहुत ही सेफ लगता है और इससे पेशेंट्स को बहुत ही सपोर्ट महसूस होता है।
एक और डिवाइस है जिस पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, वो है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, टीएमएस। ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, मतलब ब्रेन के अंदर कुछ नहीं किया जा रहा, पर ब्रेन को बाहर से स्टिमुलेट किया जा रहा है मैग्नेटिक पल्स की मदद से। मैग्नेटिक पल्स ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट में बदलाव लाती है और कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज जिनसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाए, जो कि मैग्नेटिक पल्स की मदद से किया जा रहा है, तो पेशेंट्स के सिम्टम्स में रिलीफ आता है। खासकर कि वो लोग जिन पर दवाइयाँ काम नहीं करी, जिनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डिसेबलिंग हैं, लंबे समय तक उनको सिम्टम्स बने हुए हैं, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो गए हैं पेशेंट, उनके लिए टीएमएस का इलाज बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। ब्रेन का एक एरिया है जिसे कहते हैं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और कुछ दूसरे ऐसे कॉर्टिकल एरियाज हैं जिनसे कि पेशेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज अफेक्ट होती हैं, इमोशनल रेगुलेशन अफेक्ट होती है। इन एरियाज को टारगेट करके पेशेंट के कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को दूर करना आसान है, पेशेंट के नेगेटिव सिम्टम्स दूर होते हैं और पेशेंट के अंदर फंक्शनल आउटकम्स भी अच्छे आते हैं, मतलब पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। फिर इसी के साथ एक और टेक्निक है जिसे कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसके अंदर ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रोड फिट किया जाता है। ये इन्वेजिव टेक्निक है, इसको सर्जरी से किया जाता है, पर ये इन्वेस्टिगेशनल है, अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है, अभी भी इसके सेफ्टी और एफिकेसी पर और कितना लंबा असर ला सकता है इस पर रिसर्च हो रहा है। तो ये एक ऐसा इलाज है जिसमें कि पेशेंट के दिमाग में जब इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और साथ ही पेशेंट को एक बैटरी दी जाती है जिससे कि वो पल्स जो है वो रेगुलेटेड होता है, और वो बैटरी पेशेंट के शरीर में फिक्स की जाती है। रेगुलर इंटरवल पर थोड़े थोड़े टाइम के बाद पेशेंट को उस बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये ब्रेन के उन हिस्सों में जाएगा इलेक्ट्रोड की मदद से जहां से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जब वो एरिया स्टिमुलेटेड होगा तो पेशेंट के सिम्टम्स कम होंगे। इसके लिए बहुत सारे ऐसे ब्रेन के एरियाज टारगेट किए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वेंट्रल कैप्सूल या वेंट्रल स्ट्राइटम। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको अगर इलेक्ट्रोड से टारगेट किया जाए तो पेशेंट के पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स में रिलीफ देखा जाता है। इस इलाज को भी वैसे तो दिया जाता है, पर इस पर जो रिसर्च है वो इस तरह से इंप्रूव की जा रही है कि कैसे बहुत स्पेसिफिक एरियाज टारगेट करके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स को दूर भगाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स में असर आ पाए। क्योंकि ये जो सारी टेक्निक्स हैं, थेरेपीज़ हैं या डिवाइसेज हैं, ये कुछ पेशेंट्स पर तो अच्छा असर लाती हैं, बाकी पेशेंट्स पर अच्छा असर नहीं ला पाती। तो क्यों नहीं आता सब पेशेंट्स पर बराबर असर, इसको समझने में और इसके लिए ट्रीटमेंट्स को रिफाइन करने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। फिर आती हैं इंटीग्रेटिव वेलनेस अप्रोचेज, या जिसे हम कहें कुछ होलिस्टिक या लाइफस्टाइल अप्रोचेस। इसमें आता है जैसे कि न्यूट्रिशन बेस्ड अप्रोचेस। क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि पेशेंट के ब्रेन में कुछ ऐसा केमिकल चेंज लाएं जिससे कि या तो सिम्टम्स में कमी आ जाए या फिर दवाइयों का असर इंप्रूव हो जाए। इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पर रिसर्च हो रहा है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक, मैग्नीशियम। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका असर ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करने में देखा जाता है। साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज का क्या रोल है, कौन सी एक्सरसाइज पेशेंट्स पर ज़्यादा असर लाएगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक्स होती हैं, अच्छे से नींद लेना और नींद की कमी के कारण पेशेंट्स में सिम्टम्स का क्या फ़र्क आता है, इस तरह के इश्यूज़ पर भी रिसर्च हो रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को मैनेज करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है, केवल दवाइयों से पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता। इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि पेशेंट की फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। इन सब टेक्निक से पेशेंट के ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, मतलब नए नए ब्रेन के अंदर कनेक्शंस बनते हैं, पुराने जो डैमेज हो चुके हैं सेल्स वो भी दोबारा से पैदा होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो डिप्रेशन और एंजाइटी के भी सिम्टम्स हैं उनको रिलीफ करने में भी मदद देती हैं ये लाइफस्टाइल अप्रोचेस। इन्हीं लाइफस्टाइल और अल्टरनेट अप्रोचेज में जो बहुत अच्छा प्रॉमिस देखा जा रहा है वो है माइंडफुलनेस और योगा में। कौन सी ऐसी योगा की टेक्निक्स हैं या माइंडफुलनेस मेडिटेशन को कैसे पेशेंट्स के बेनिफिट में यूज किया जा सकता है, इस पर बहुत सारा शोध हो रहा है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन पर बेस्ड जो इलाज हैं उससे पेशेंट्स के डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और नेगेटिव सिम्टम्स को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि माइंडफुलनेस का असर सीधा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर पड़ता है, जो कि पेशेंट की इमोशनल और कॉग्निटिव हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद देता है। साथ ही जो आज योगा की जो प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो पूरी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को ठीक नहीं कर पाती हैं। योगा की जो एप्लीकेशन है वो करीब करीब सभी मेंटल डिसऑर्डर्स में देखी गई है, पर जितने भी योगा की प्रैक्टिसेस हैं वो हेल्दी और नॉर्मल लोगों पर तो अच्छा असर लाती ही हैं, खासकर कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स को तो कम कर ही देती हैं काफ़ी हद तक, पर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में इन योगा एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा असर नहीं आता।
क्योंकि ये जो योगा एक्सरसाइजेज हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं। तो वैज्ञानिक जो हैं वो इस दिशा में लगे हुए हैं कि कैसे योगा की एक्सरसाइजेज को मॉडिफाई किया जाए, कुछ ऐसी योगा की एक्सरसाइजेज इन्वेंट की जाएं, क्रिएट की जाएं, जिससे कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के स्पेसिफिक सिम्टम्स और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल या ब्रेन मैकेनिज्म्स को टारगेट किया जा सकेगा। क्योंकि आज की जो योगा एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ा ही असर लाती हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स पर। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स पर माइंडफुलनेस या योगा का असर तभी अच्छा होगा जब वो पेशेंट के अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाने में मदद दे, मतलब पेशेंट की अपने सिम्टम्स और बीमारी में इंसाइट पैदा करे। अगर ये इंसाइट पेशेंट में मौजूद नहीं है तो पेशेंट्स पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट्स फर्क नहीं ला पाते। इसलिए अगर माइंडफुलनेस और योगा को इस तरह से मॉडिफाई किया जा सके ताकि पेशेंट के अंदर इंसाइट डेवलप हो जाए तो बहुत हद तक पेशेंट की मदद की जा सकती है। और इसी दिशा में माइंडफुलनेस की मदद से होने वाले जो ब्रेन में चेंजेस हैं उनको भी स्टडी किया जा रहा है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं ब्रेन में जो कि माइंडफुलनेस इंप्रूव करती है, जिससे कि पेशेंट की इंसाइट बेटर हो सकती है। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन ये भी एक मॉडिफाइड टेक्निक है जिसमें कि माइंडफुलनेस की मदद से पेशेंट्स में स्ट्रेस को कम किया जाता है। और ये टेक्निक पेशेंट्स के अंदर स्ट्रेस कम करने में, रिलैक्सेशन लाने में, पेशेंट्स के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, पेशेंट्स की इमोशन को मैनेज करने में, एंगर को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। ओवरऑल वेलबींग, पूरे तौर पर कंप्लीट होलिस्टिक जो वेलबींग है पेशेंट का, वो माइंडफुलनेस और योगा की मदद से आ सकता है। हर पेशेंट की अपनी ज़रूरतें होती हैं, हर पेशेंट का शरीर और दिमाग अलग तरह से काम करता है, हर पेशेंट का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है और पेशेंट के अलग अलग उम्र में, अलग अलग जीवन के पड़ाव पर अलग अलग तरह के इलाज की उनको ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये जितने भी इलाज हैं इन पर काम इसी तरह से हो रहा है कि कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से अलग अलग टाइप के पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचाया जा सके और पेशेंट्स के सिम्टम्स में एक भारी कमी लाई जा सके। पर अभी के जो इलाज हैं वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, बहुत जनरल इलाज हैं। इसी वजह से पेशेंट्स पर पूरा असर इन दवाओं का या इन ट्रीटमेंट्स का नहीं आ पाता। तो ये वीडियो अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो और लोगों के साथ इसे शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।